नमस्कार दोस्तों। एक फास्ट रिवीजन करते हैं हम लोग। और रिवीजन के अंदर ऐसा था, जो भी आपको पता है पहले भी, कि उत्पादन के साधन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उत्पादन के साधनों में हमने जो बात की थी कि सामान्य तौर पर जो भी लोग बनाते हैं, व्यापारी लोग, उत्पादक लोग, उसको उत्पादन कहते हैं। पर अर्थशास्त्र के अंदर क्या कहा गया था आपको कि मानव श्रम और यंत्र आपस में मिल करके प्राकृतिक वस्तुओं का स्वरूप बदलते हैं। किस तरह से बदलते हैं? ताकि मिलने वाला तुष्टि गुण बढ़ जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं उत्पादन। और फिर बताया था कि कई बार आप वस्तु बनाए नहीं, लेकिन वस्तु का स्थान और समय बदल दें तो भी वस्तु का जो गुणधर्म है, उपयोगिता है, वो बढ़ जाती है। जैसे कहा था कि समुद्र किनारे की रेती को ले आओ शहर में तो शहर में कीमती हो जाती है, हिमालय की बर्फ़ को ले आओ तो कीमती हो जाती है। या फिर कहीं पर गर्मी के का जो समय है, उस समय की कोई चीज़ को आप संभाल के रख लो। उस समय आपके पास रजाई बेचने के लिए है, उसको रख लो। स्वेटर है, संभाल के रख लो। जब ठंडी आएगी तब स्वेटर की कीमत बढ़ जाएगी। और इसी तरह से वस्तु का जो रूप है वो बदलने के बाद भी संतोष जो है, तुष्टिगुण जो है वो बढ़ता है। देखिए, उपयोगिता मूल्य, संतोष और तुष्टिगुण, ये तीनों एक समान चीज़ें हैं। देन हम बात कर रहे थे कि उत्पादन के साधन कितने हैं। उत्पादन के जो साधन हैं वो 4 साधन हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और नियोजन। हम इन 4 में से एक के बारे में बात कर चुके थे। जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे वो है भूमि। भूमि के बारे में बात हुई थी कि ज़मीन, आप जिस ज़मीन पर रहते हो वो ज़मीन तो है ही, पर अर्थशास्त्र के अंदर क्या है? अर्थशास्त्र के अंदर जो ज़मीन के अंदर का खनिज तत्व है, ज़मीन के ऊपर जो पानी है, या फिर ज़मीन के ऊपर जो भी हवा है, वो सब चीज़ जो है वो भूमि के अंतर्गत आती है। देन उसके लक्षणों की बात की थी, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। देन अब हम लोग जो नई चीज़ है, जो अर्थ, जो भी उत्पादन के साधन है, उसमें जो दूसरा है हम उसकी बात करेंगे। सेकंड हमारे पास जो है वो है श्रम। उत्पादन का दूसरा साधन है श्रम। श्रम का अर्थ क्या है? श्रम मतलब कि आपकी मम्मी घर में काम कर रही है, खाना बना रही है, क्या वो श्रम है? तो उसके बारे में हम बात करते हैं। या फिर आप अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, वो श्रम है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो चीज़ें होंगी। अब व्याख्या पे आ रहे हैं। व्याख्या क्या है? व्याख्या ये है कि अन्य व्यक्ति की निगरानी में, अन्य व्यक्ति जो भी है, अन्य व्यक्ति की निगरानी के अधीन आर्थिक बदले की भावना से आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो। क्यों काम कर रहे हो? आर्थिक बदला मतलब कि किसी भी तरह का जो लाभ है उसके बारे में बात कर रहे हो, वो मिलना चाहिए आपको। पैसा या और भी कोई जो लाभ है वो मिलना चाहिए। और इस तरह से आप कौन कौन से काम करोगे? आप काम करोगे 2 तरह के। आप काम कर रहे हो, या तो शारीरिक काम करोगे, या तो फिर आप करोगे मानसिक काम। कोई किसान मजदूरी कर, कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है, या इलेक्ट्रिक में मजदूरी कर रहा है, कोई या कहीं पे गड्ढे खोद रहा है, तो वो भी श्रम है। और कोई ऑफिस में काम कर रहा है, या टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो वो मानसिक काम है। शारीरिक काम, फिजिकल वर्क, और मानसिक काम, मेंटल वर्क, दोनों तरह के जो काम हैं वो कहीं ना कहीं श्रम कहलाते हैं। तो और जो भी व्यक्ति काम करता है उसको कहा जाता है श्रमिक। ठीक है। अब उत्पादन के जो साधन हैं, उत्पादन के कुल साधन वैसे 4 हैं, पर यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल ने एक बात कही है कि उत्पादन के जो मूलभूत साधन हैं वो तो 2 ही हैं, प्रकृति और श्रम। श्रम मतलब कि इंसान, उनके हिसाब से नियोजक भी इंसान है और श्रमिक भी इंसान है, तो वो एक साधन हुए। और मशीन, यंत्र और जो जमीन है वो प्रकृति है। खैर आपको बाद में समझ में आएगा, ये अभी समझ में नहीं आएगा। तो मार्शल के हिसाब से 2 साधन है। नॉर्मली 4 साधन उत्पादन के, पर मार्शल ने कहा कि उनके हिसाब से, या और भी कई अर्थशास्त्री हैं, उनके हिसाब से उत्पादन के मूलभूत साधन 4 नहीं है, सिर्फ 2 हैं। अब हम लोग आ रहे हैं इसके लक्षण पर। श्रमिक के अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं? अब देखिए, पहला लक्षण आ गया आपके सामने कि श्रम और श्रमिक अविभाज्य है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? इसके पहले हमने पढ़ा जमीन।
आपको याद है ज़मीन का को उसके काम के बदले में क्या मिलता था? भाड़ा। अब आप सोचिए कि ज़मीन आपने किसी की काम में ली है और उसको भाड़ा दिया है, तो ज़मीन एक जगह पे और ज़मीन का मालिक अलग जगह पे है, ऐसा पॉसिबल है। हमारी ज़मीन गांव में और हम यहाँ पे, ये पॉसिबल है। पर श्रम और श्रमिक के केस में ऐसा नहीं हो सकता। श्रमिक जहाँ पर है उसका श्रम भी वहीं पर है। ऐसा पॉसिबल है कि कोई श्रमिक जो है वो गुजरात पे हो और वो अपने गांव में जो खेत है वहाँ पे काम कर रहा हो? नहीं हो सकता। तो श्रम और श्रमिक अविभाज्य है। जहाँ पे श्रम रहेगा, श्रमिक रहेगा, वहाँ पर उसका श्रम उसके साथ साथ रहने वाला है। अगला जो मुद्दा है कि श्रम नाशवान साधन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि श्रम कौन करता है? श्रमिक करता है। श्रमिक मतलब आप और हम। तो हमारी मृत्यु होगी तो हमारे साथ साथ श्रम भी नष्ट होगा। एक चीज़ और कि अगर हम किसी दिन बीमार पड़ गए तो क्या हम अपने काम का संग्रह कर सकते हैं? जैसे हमारे पैसे हैं, किसी दिन हमने पैसे खर्च नहीं किए तो पैसे बच जाएंगे हमारे, पर क्या उस तरह से श्रम बच सकता है? हम जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन का हमारा जो श्रम है, हमारी जो मेहनत है, वो भी हमारे साथ, हमारा समय के साथ वो नष्ट हो जाएगी, वो लौट करके नहीं आएगी। तो श्रम जो है वो नाशवान है, उसका संग्रह नहीं कर सकते। कोई भी मेहनती इंसान था, मेहनत कर रहा था, लेकिन बीमार पड़ गया तो उसकी मेहनत उतने दिनों की खराब हो जाएगी, वो लौट के आने वाली नहीं। अगला मुद्दा, श्रम की गतिशीलता। हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, हमने कहा था आपको कि श्रमिक जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ज़मीन जा सकती नहीं है। आपके हमारे पेरेंट्स आए थे, पर एक सोचिए कि आपके हमारे पेरेंट्स आए थे तो क्या और लोग भी वहाँ बेरोजगार नहीं थे? वो लोग क्यों नहीं आए? तो कुछ लोग आते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे और कुछ लोग नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? तो उसके दो कारण हैं। या तो सामाजिक कारण, सामाजिक मतलब वो समाज से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आप उनके आसपास का माहौल है, उस माहौल को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी भाषा को, अपने रिवाज को, अपने लोगों से दूर नहीं जाना चाहते, चाहे बेरोजगार रहें, तो वो लोग नहीं जा पाते। और जो लोग ये बंधन को तोड़ लेते हैं वो चले जाते हैं। नेक्स्ट है मानसिकता, सोच का फ़र्क है। कई लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, योग्यता नहीं है, तो वो जा के भी क्या करेंगे? तो सामाजिक और मानसिक कारणों की वजह से श्रम जो है उसकी गतिशीलता को असर होता है। कोई ज़्यादा गतिशील होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और कोई अपनी जगह, अपना गांव छोड़ना नहीं चाहता। सबका भिन्न भिन्न है, सबका अलग अलग है। अगला मुद्दा है, प्रत्येक श्रमिक की जो कार्य क्षमता है वो अलग अलग है। रीज़न क्या है? क्योंकि प्रत्येक श्रमिक का शिक्षण, स्वास्थ्य, सोच अलग अलग है। आप सोचिए कि हम क्लास में पढ़ाते एक जैसा ही हैं सबके लिए, पर कोई बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आता है, कोई बच्चा लास्ट लेके आता है, कोई मीडियम रहता है। क्यों? क्योंकि हर विद्यार्थी का ग्रास्पिंग पावर, ग्रहण करने की जो क्षमता है, वो अलग अलग है। इसी तरह से श्रमिक जो भी है, कोई मान लो श्रमिक है, कड़िया काम करने वाले 10 श्रमिक हैं, पर किसी का काम अच्छा है, किसी का कम अच्छा है, किसी का ज़्यादा अच्छा है। तो हर श्रमिक जो है उसके काम करने की क्षमता एक जैसी हो, मशीन नहीं है वो कि समान एवरेज देने वाले, वो इंसान है, और इंसान में कम ज़्यादा ये होने वाला है। तो इसकी वजह क्या है? उनका शिक्षण, या फिर उनकी हेल्थ, एक चीज़ और रह गई है, या फिर उनकी ट्रेनिंग, अनुभव। इसकी वजह से श्रमिकों की कार्य क्षमता जो है वो अलग अलग होती है। अगला मुद्दा है श्रम की पूर्ति का आधार। पूर्ति मतलब कि श्रमिकों की संख्या, मतलब बाजार में उत्पादकों को, व्यापारियों को श्रमिक चाहिए, पर श्रमिक ज़्यादा या कम कब होते हैं? अगर किसी देश के अंदर जनसंख्या जो है वो ज़्यादा है तो श्रमिक ज़्यादा होंगे, जनसंख्या कम होगी तो श्रमिक कम होंगे। अगर किसी वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है तो श्रमिक घट जाएंगे। काफ़ी लोगों का जन्म होता है तो कुछ सालों में श्रमिक बढ़ जाएंगे। और आखिरी और आईएमपी मुद्दा, जिस तरह से ज़मीन को काम में लेने पर उस ज़मीन को मिलता था भाड़ा, उसी तरह से श्रमिक को जब काम पे रखते हैं हम, तो श्रमिक को उसके काम के बदले में चुकाते हैं वेतन। श्रमिक को उसके काम के बदले में वेतन मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दूसरा मुद्दा। अब हम पहुंच रहे हैं तीसरे मुद्दे की तरफ, और तीसरा मुद्दा हमारा जो है वो है पूंजी। अब पूंजी शब्द सुनते ही ऐसा आया, कई बार पिक्चरों में, मूवी में होता है कि भाई मेरी जन्मों की पूंजी हमने संभाल के रखी थी और नष्ट हो गई। मतलब पैसा, धन, संपत्ति, इसको हम लोग पूंजी मानते थे।
पर माफ़ कीजिएगा, अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में जिसे हम पूंजी मानते हैं, जो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि सामान्य अर्थ में हम लोग संपत्ति को पूंजी समझते हैं, पर अर्थशास्त्र में संपत्ति, हर संपत्ति पूंजी हो ये ज़रूरी नहीं है। अब आप समझेंगे कि संपत्ति कौन सी पूंजी बनती है, उसकी बात करना है। हर संपत्ति, हर पूंजी संपत्ति है, पर हर संपत्ति जो है वो पूंजी नहीं है। ये समझ में आ जाए तो बड़ा बढ़िया होगा। व्याख्या आपके सामने आ रही है। व्याख्या ये रही कि पूंजी उत्पादन का मानव सर्जित साधन है। अब जैसे क्या, मकान है, वाहन है, ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, ये सब, कोई होटल है, कोई अस्पताल है, ये सब किसने बनाया? ये सब इंसान ने बनाया। तो पूंजी जो है वो कौन बनाता है? वो इंसान बनाता है। तो पूंजी उत्पादन का मानव सर्जित साधन है, लेकिन उसका काम क्या है? उसका काम है भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करना। अब आपके सामने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होगा, हम जल्दी से एग्जाम्पल पे पहुँचते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर ले। सारी संपत्ति पूंजी नहीं होती। सारी संपत्ति, आपके पास घर पे ट्रैक्टर खड़ा है, उस ट्रैक्टर को खाली आप घूमने फिरने के काम में लेते हो और किसी काम में लेते नहीं हो, तो ट्रैक्टर आपकी संपत्ति है। आप ट्रैक्टर को बेच के पैसे कमा सकते हो, पर ट्रैक्टर पूंजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रैक्टर उत्पादन करने में काम में नहीं आ रहा। जब आप उस ट्रैक्टर को खेत में काम में लोगे, कृषि उत्पादन बढ़ाने में काम में लोगे, तब वो बन जाता है पूंजी। आपके घर पे पंखा लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, पर वो उत्पादन में काम में नहीं आ रहा है, पर वही पंखा जब फैक्ट्री में लग जाएगा तो वो पंखा बन जाएगा पूंजी। घर में सिलाई की मशीन है, आप खाली खुद के कपड़े सिलते हो तो पूंजी नहीं है, संपत्ति है। पर जब आप कपड़े सिलोगे औरों के और पैसे कमाओगे, तब वो बन जाएगी पूंजी। बाइक है, बाइक से घूमते हो यहाँ वहाँ, तो वो संपत्ति है, पूंजी नहीं है। पर जब बाइक से जॉब पे जाओगे, या कुरियर की जॉब या पार्सल यहाँ से वहाँ करोगे, तब वो बाइक आपके लिए बन जाएगी पूंजी। ठीक है? तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है ट्रैक्टर वाला, जो मैंने कहा आपको, क्योंकि ट्रैक्टर मौज शौक के लिए काम में लिया जाए तो संपत्ति है, लेकिन जब उत्पादन में लोगे काम में, तब वो बन जाएगा पूंजी। ठीक है? अब है पूंजी के लक्षण। सबसे पहला लक्षण भी यही है और सबसे पहली व्याख्या भी यही है कि पूंजी उत्पादन का मानव सर्जित साधन है। पूंजी जैसे कहा कि ट्रैक्टर है, चाहे पंखा है, चाहे बाइक है, चाहे मशीन है, ये सब उत्पादन में काम में आता है, लेकिन उसको बनाता कौन है? उसको इंसान बनाता है। तो पूंजी उत्पादन का साधन तो है, पर साधन कैसा है? मानव सर्जित है। नेक्स्ट मुद्दा इससे ही मिलता जुलता, उत्पादन का सबसे गतिशील साधन है। गतिशील, मैं आपको फिर से कहता हूँ, सबसे कम गतिशील क्या था? जमीन। फिर थोड़ा गतिशील क्या था? श्रमिक। पर सबसे ज़्यादा गतिशील क्या है? सबसे ज़्यादा गतिशील है पूंजी। अब वो क्यों है? पूंजी क्यों है? क्योंकि ज़मीन जो है उसको तो आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते ही नहीं हो। श्रमिक जाता है, पर कम जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि श्रमिक की सामाजिकता, उसके लोग, उसका प्रेम, भावनाएं उसको रोकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने से। लेकिन जब बात आती है पूंजी की, तो पूंजी को कोई भी रोकने वाला नहीं। पूंजी निर्जीव है, और निर्जीव साधन को अगर आप ट्रैक्टर को यहाँ से अमेरिका ले जाओ, यूरोप ले जाओ, ट्रैक्टर को कोई समस्या नहीं। सिलाई मशीन को ले जाओ अपने साथ में, कोई समस्या नहीं। तो उत्पादन का सबसे गतिशील साधन कोई अगर है तो वो पूंजी है। और अगला मुद्दा कि पूंजी की कमी होती है। हम सब ने पढ़ा हुआ है बार बार कि जिस चीज़ की कमी होती है वही चीज़ कीमती होती है। तो इनकी कमी है। ट्रैक्टर, थ्रेसर, हर इंसान खरीदना चाहता है, इसको पाना चाहता है, और इसके लिए इसकी कमी होती है। और आखिर में फिर से कर रहा हूँ क्लियर, अगर उत्पादन में ज़मीन को लेते हो तो ज़मीन को क्या देते हो? ज़मीन को देते हो भाड़ा। अगर श्रमिक को लेते हो तो क्या देते हो? वेतन। और अगर पूंजी को काम में लेते हो तो आप पूंजी को क्या देने वाले हो? तो पूंजी को देने वाले हो ब्याज। तो पूंजी को ब्याज मिलने वाला है, ये ध्यान रखना है आपको। पूंजी को उसके काम के बदले में ब्याज मिलेगा। हो गया, तीन हो गए।
अब हम पहुंच रहे हैं सबसे आखिरी उत्पादन के साधन पर और सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन के साधन पर, जिसको हम कहते हैं नियोजक। नियोजक उत्पादन का सबसे मुख्य कारण है, मुख्य साधन है। अब नियोजक होता क्या है? नियोजक मतलब ऐसा उत्पादन का साधन, ऐसा व्यक्ति जो जमीन ढूंढता है, जो पूंजी इकट्ठी करता है, जो श्रमिक को ढूंढता है और सबको इकट्ठा करके किसी भी चीज़ का उत्पादन कार्य शुरू करवाता है, अर्थात मालिक जो होता है उसको आप नियोजक कह सकते हो। अब जैसे यहाँ व्याख्या दी गई है, नियोजक का मतलब क्या है? नियोजक का मतलब उत्पादन के अन्य साधनों को अन्य मतलब बाकी तीन, जमीन, पूंजी और श्रम, इनको एक जगह पर इकट्ठा करने वाला जो साधन है उसको हम लोग नियोजक कहते हैं। अब एक चीज़ और आई कि क्या नियोजक और जो मैनेजर है वो एक है? तो मैनेजर अलग है। कई बार जैसे मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी जो है वो नियोजक है, पर मुकेश अंबानी ने अपनी फैक्ट्री में किसी को रखा है मैनेजर। तो मैनेजर और नियोजक में अंतर है। क्या अंतर है? अंतर ये है कि जो व्यवस्थापक है मैनेजर है, और जो नियोजक है इसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में मुख्य अंतर ये है कि जो मैनेजर है उसको मिलता है हर महीने निश्चित वेतन, उसकी पगार है मैनेजर की। पर नियोजक जो है उसको वेतन नहीं मिलता। आप सोचो मालिक को क्या मिलता है? जो भी कंपनी का मालिक है उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है मुनाफा, उसको मिलता है लाभ, अगर हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? नुकसान। तो नियोजक जो है वो नुकसान भी उठाता है और वो लाभ भी कमाता है। मैनेजर क्या करता है? मैनेजर पगार लेता है। तो मैनेजर क्या नहीं उठाता? तो उसके लिए शब्द है ये, मैनेजर जोखिम का सामना नहीं करता। वो कौन करता है? वो करता है नियोजक। नियोजक जोखिम का सामना करता है, इसलिए उसको अगर कंपनी लाभ कमाती है तो लाभ भी उसको मिलता है, नुकसान करती है तो नुकसान भी उसी को मिलता है। ठीक है, और इसीलिए खास शब्द दिया गया है, नियोजक बाजार की अनिश्चितताओं का सामना करता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? इसीलिए उसको कहते हैं उत्पादन जगत का सेनापति, लीडर कहा जाता है उसको। वो लीडर है। साधन चार हैं, जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजक, पर सबका लीडर कौन है? सबका लीडर है नियोजक। अब नियोजक में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, क्या क्या होते हैं? सबसे पहला, सारे डिसीजन लेने का काम चारों साधनों में, चारों साधन भूलना मत, जमीन, पूंजी, श्रम, नियोजक, जमीन, पूंजी, श्रम, नियोजक, ये याद रखना आप। इन सब में सब डिसीजन, सबको इकट्ठा करना, सबको वेतन देना, सबका भाड़ा, पूंजी देना, पूंजी को ब्याज देना, ये सारा कार्य जो है वो नियोजक करता है। तो आर्थिक निर्णय लेने का कार्य नियोजक करता है। खतरा कौन उठाता है? जोखिम कौन लेता है? तो जोखिम भी सिर्फ नियोजक लेता है। और एक चीज़ और, मजदूरी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो नियोजन शक्ति है, सबको जोड़ना और आगे बढ़ना, ये सबके बस का नहीं है। तो नियोजन शक्ति गुण है जो सब में होता नहीं है। और आखिरी, जैसे जमीन को भाड़ा मिलता था, जैसे श्रमिक को वेतन मिलता था, जैसे पूंजी को ब्याज मिलता था, उसी तरह से नियोजक को क्या मिलता है? तो नियोजक को मिलता है लाभ। अगर कंपनी फ़ायदा कर रही है तो जो भी मुनाफा हो रहा है वो मुनाफा किसका है? वो मुनाफा नियोजक क्या करता है? नियोजक श्रमिक को वेतन दे देगा, ख़त्म। जमीन को भाड़ा दे देगा, ख़त्म। पूंजी को ब्याज दे देगा, ख़त्म। जो बचेगा वो सब किसका होगा? वो सब होगा नियोजक का। क्यों होगा? क्योंकि सारा खतरा, सारा जोखिम किसने उठाया था? नियोजक ने ही उठाया था। और इसीलिए नियोजक को उत्पादन जगत का सेनापति भी कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।